हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएसई ऑनलाइन क्लासेस। सो प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें मैं आप लोगों के साथ दो मेथड डिस्कस कर चुकी हूँ, जो है आपके एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड आज हम, अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपका जो नेक्स्ट मेथड है पेज नंबर 57 में, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन सीबीएसई का जो सिलेबस है उसको भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और जिसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस ईयर में आपका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो नहीं आने वाला है, ये रिमूव हो चुका है ये टॉपिक। सो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेज नंबर आप देखेंगे एनसीईआरटी 63 में नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ओके, तो आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो आपकी एक्सरसाइज 3.5 है वो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही रिलेटेड है। तो ये एक्सरसाइज भी आपकी कट हो चुकी है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जहाँ पे मैंने आपके साथ सिलेबस का पार्ट डिस्कस किया था। और एक और चीज़ मैं आप लोग के साथ बोलना चाहूँगी कि कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है, जो आपके सॉल्यूशंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम है, नॉर्मल इक्वेशंस तो हो चुकी हैं लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम को मैं, ये आपका एनसीईआरटी का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो इस टॉपिक के बाद में हर एक एक्सरसाइज में जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिसमें मोस्टली प्रॉब्लम हो रही है वो मैं आप लोग के साथ अलग से जो वीडियो बनाकर मैं अलग अलग शेयर करूँगी। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। फिर ये सारे मेथड आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो एक एक करके वर्ड प्रॉब्लम मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी, उसमें आप फिर ऑल्दो कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब इस मेथड में क्या होता है, आपके पास दो इक्वेशन गिवन रहेगी, ठीक है, और दो इक्वेशंस इस तरीके से गिवन रहेगी कि आपको उनको क्या करना पड़ता है, वो ऑलरेडी दो वेरिएबल में गिवन होती हैं लेकिन उसके बाद भी हमें उसको रिड्यूस करना पड़ता है दो अदर वेरिएबल्स में, और तब हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले ही हम मतलब इस तरीके से इक्वेशन गिवन रहते हैं कि हम उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाती हूँ, तो एग्जाम्पल 17 आपका पेज नंबर 63 में गिवन है। तो इसमें आप देखोगे कि सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस, और इक्वेशन क्या है आपकी 2/x + 3/y इज इक्वल टू 13, एंड दूसरी इक्वेशन है 5/x - 4/y इज इक्वल टू -2। ये आपकी दो इक्वेशंस गिवन है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, हम इन दोनों इक्वेशन को सीधे सीधे सॉल्व क्यों नहीं कर सकते हैं, तो डिफरेंस आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि जब भी आपके वेरिएबल जो होते हैं अगर वो डिनोमिनेटर में होते हैं तो हम उन इक्वेशंस को सीधे सीधे सॉल्व नहीं कर सकते हैं किसी भी मेथड को अप्लाई करके, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना होता है, दो अदर वेरिएबल में इन इक्वेशंस को रिड्यूस करना होता है, जहाँ पे कि ये किस तरीके से रिड्यूस हो कि हमारे जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में ना रहे और हम उनको कहाँ ले आए, न्यूमरेटर में, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स इस तरीके से भी मिस्टेक करते हैं कि वो नॉर्मली बोलते हैं कि अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑल मतलब ये जो आपके वेरिएबल है या ऊपर चले जाएंगे न्यूमरेटर में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब आप एलसीएम लोगे तो आपके दो वेरिएबल तो ऊपर चले जाएंगे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, एक्स वाई जो भी आपका नीचे जो आपके वेरिएबल हैं वो आपके मल्टीप्लिकेशन में जाके एक टर्म ऐसा बन जाएगा जिसमें दोनों वेरिएबल प्रेजेंट होंगे। और अभी तक हमने ऐसा कोई भी मेथड नहीं सीखा है 10th क्लास में, इससे पहले जो मैं आपके साथ मेथड शेयर कर चुकी हूँ, कि हम इस तरीके से किसी इक्वेशन, किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो इसलिए क्या करना होता है, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, आपको देखना है हमेशा डिनोमिनेटर पार्ट को, ठीक है। आप डिनोमिनेटर पार्ट को देखिए कि दोनों इक्वेशंस में डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट जो वेरिएबल है दोनों इक्वेशंस में x ही है, और जो दूसरी मतलब जो दूसरा वेरिएबल है दोनों में क्या है, आपका डिनोमिनेटर में y है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ x हो, वहाँ पे 2x भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है, 2 - x भी हो सकता है, ठीक है, x + 2 भी हो सकता है, इस तरीके से। लेकिन अगर दोनों में सेम होगा, ठीक है, मतलब अगर ऊपर जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें भी आपका x होना चाहिए, सेकंड इक्वेशन है उसमें भी आपका x होना चाहिए, या जो भी आप है मतलब दोनों में सेम होना चाहिए। और इसी तरीके से हम दूसरे वेरिएबल को भी देखेंगे, वहाँ पे भी हमारा जो सेम होगा जो पार्ट, हम उतने पार्ट को किसी दूसरे वेरिएबल से क्या कर देंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे। तो जिस यहाँ पे सॉल्यूशन भी है इसका गिवन, तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, सपोज जो हमें सपोजिशन करना है यहाँ पे 1/x को आप एक अनदर वेरिएबल मान लो, सपोज मैंने इसको वेरिएबल मान लिया p,
ठीक है। एंड 1/y को मैं एक अदर वेरिएबल मान लेती हूँ, सपोज ये हो गया q, ठीक है। तो अगर मैं 1/x इक्वल टू क्या रखूँगी, p रखूँगी, और 1/y को मैं अगर q रखूँगी, तो इस तरीके से मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। अगर ये मैं रिड्यूस करती हूँ, देखो 2/x था तो 2 की जगह मैंने कुछ भी नहीं पुट किया है, तो 2 एज इट इज़ 2 ही रहेगा। 1/x की जगह मैंने p पुट किया है, तो ये हो जाएगा हमारा p प्लस 3 एज इट इज रहेगा। 1/y की जगह हो जाएगा q, तो ये हो गया 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13 एज इट इज वैसे ही रहेगा। तो ये आपकी एक अनदर इक्वेशन बन चुकी है दो वेरिएबल में, इसको मान लो आप इक्वेशन थर्ड, ठीक है। ऐसे ही हमें इक्वेशन जो सेकंड थी उसको भी रिड्यूस करना है। यहाँ पे भी हम 1/x की जगह p रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5p माइनस 4, और 1/y की जगह मैं क्या रखूंगी, q इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2, ये आपकी अनदर इक्वेशन बन चुकी है दोनों वेरिएबल में, जो कि क्या हो गई आपकी इक्वेशन 4, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये दोनों इक्वेशंस एज इट इज ऐसे बन चुकी हैं जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले जो मेथड सिखाए हुए हैं, आप वो मेथड लगा के इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। ये आपकी चॉइस है कि आप दोनों मेथड में से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, जो भी आपकी चॉइस है, जो आपको इजी लगता है, आप वो मेथड अप्लाई करके इन दोनों इक्वेशन से p एंड q वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करूँगी तो जो आपकी इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 है, अगर मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड को लगाती हूँ तो यहाँ पे आपका कोई भी जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है वो सेम नहीं है। अगर मैं p को देखूंगी तो थर्ड में आपका p का कोफिशिएंट है 2 एंड फोर्थ इक्वेशन में आपका p का कोफिशिएंट है 5। तो मैं क्या करती हूँ, इक्वल बनाने के लिए मैं थर्ड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ एंड फोर्थ इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी थर्ड इक्वेशन को 5 से, तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी आपकी 10p प्लस 15q इज इक्वल टू 65। मैंने होल इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही मैं इक्वेशन 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमें मिल जाएगा 10p माइनस 8q इज इक्वल टू -4, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये आपकी दो अदर इक्वेशन बन चुकी हैं, नई इक्वेशन बनी है, जो कि मैं इनको नाम दे देती हूँ 5th एंड 6th, ठीक है। अब ये जो 5th एंड 6th है इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जब मैं सॉल्व करूँगी तो साइन आपके चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट है 10p ये कैंसिल हो चुका है। सेकंड वाला आ जाएगा आपका 23q, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं। इसी तरीके से 65 प्लस 4 आपका आ जाएगा 69। तो हम q की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 69/23, और ये कट होके कितना आ जाएगा, q इज इक्वल टू 3। तो आपको q वेरिएबल की वैल्यू मिल चुकी है। अब q की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, अगर इक्वेशन थर्ड एंड 4 में से किसी में भी पुट कर दो तो आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। तो सपोज मैं इसको इक्वेशन थर्ड में रखूंगी, तो इक्वेशन थर्ड में रखने पे क्या हो जाएगा आपका 2p प्लस 3 3 9 इक्वल टू 13। तो 2p इज इक्वल टू कितना हो गया, 13 माइनस 9 इज 4। तो p की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4/2 दैट इज 2, ठीक है। तो ये आपके पास जो आपने रिड्यूस किया था दो अनदर वेरिएबल में p एंड q की वैल्यू आपको मिल चुकी है। लेकिन बस इस मेथड में आपको आगे ये ध्यान रखना है कि हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशंस थी फर्स्ट एंड सेकंड जो गिवन थी, उसमें वेरिएबल थे x एंड y, ठीक है। आपने उनको रिड्यूस किया था p एंड q में, तो आपको अभी p एंड q की वैल्यू मिली है, जबकि आपके जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें वेरिएबल है x एंड y, तो हमको वैल्यू भी x एंड y की ही वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक और स्टेप आगे चलना पड़ेगा। इसमें क्या करना है, ठीक है। आपने क्या सपोज किया था, 1/x को आपने p सपोज किया था, तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, 1/x इज इक्वल टू p। तो 1/x इज इक्वल टू p की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हो, ये कितना था 2। अगर आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 1/2, ठीक है। सिमिलरली आपने 1/y को पुट किया था q, तो 1/y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, q की वैल्यू कितनी थी 3, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 1/3। तो ये आगे आपके जो फाइनल जो वेरिएबल थे जिसमें ऑलरेडी इक्वेशंस गिवन थी आपकी x एंड y, तो ये आपको x एंड y की वैल्यू इस तरीके से आप फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये था आपका इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एनसीईआरटी में, इस वाले चैप्टर में, ठीक है। ये ध्यान रखना, इससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं।
तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 3.6 में जो क्वेश्चन फर्स्ट गिवन है या ऐसे ही क्वेश्चंस गिवन है, इसमें आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो दो इक्वेशन गिवन होती हैं उनके जो डिनोमिनेटर पार्ट होंगे वो सेम होना चाहिए। आप 1 अपॉन समथिंग को रखोगे, अगर आप सेकंड वेरिएबल जो भी आप सपोज कर रहे हैं, तो 1 अपॉन में जो पार्ट आएगा वो हमेशा ध्यान रखना दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप इसमें फर्स्ट देख सकते हैं एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, तो उसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें 1/2x है, जबकि जो सेकंड इक्वेशन है वो 1/3x है। तो यहाँ पे आप क्या करो, आपको इक्वल रखना है तो आपको 1/x को पुट करोगे, क्योंकि ऊपर आपका 2x है और नीचे जो दूसरी इक्वेशन है उसमें 3x है। तो आप 1/2x या 1/3x को पुट नहीं कर सकते, आप सिंपली 1/x को पुट करिए और सिमिलरली आप 1/y को पुट करो। तो आपका क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में 2 और 3 ये जो नंबर्स हैं ये एज इट इज़ वैसे ही रहेंगे और ऊपर आपका p&q हो जाएगा। अब जो नंबर है आपका, आप उसको एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो सिंपल एक इक्वेशन बन जाएगी, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। डिनोमिनेटर में नंबर्स जो न्यूमेरल होते हैं वो आ सकते हैं, आप उनका आप एलसीएम लेके आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में कभी वेरिएबल नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप वेरिएबल को एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल इक्वेशन फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो ये था आज का टॉपिक, और नेक्स्ट ये लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी वीडियोस जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो रहेंगी आपकी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड इसी चैप्टर की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू सो मच।